हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेज। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। तो आज हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं अपना एनएलएम। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में काफी सारी बातें हम लोगों ने की। एक दो थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन प्रोसेस से दो चार चीजें आपको बता दूं। ठीक है, और उसके बाद में एक और टॉपिक आगे पढ़ते हैं इसमें। तो सब तैयार? अच्छे से सब लोगों ने सारी चीजें रिवाइज कर ली होगी भाई, है ना? तो अभी अगर हम बात करें आगे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करवाता हूं, फिर मैं आप दो छोटे छोटे एग्जाम्पल करेंगे ताकि पुराने वाली चीजें थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। और उसके बाद में हम लोगों को आज नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ना है, और उसमें पार्टिकल्स वगैरह रखे हुए हो तो कैसे करना है वो बातें अपने को पढ़नी है। जैसे अगर बात की जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा। ये एक ब्लॉक है बच्चों, कैपिटल एम द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, और यहां पे एक रस्सी ले ली। ठीक है, इस रस्सी का द्रव्यमान जो है वो स्मॉल एम है, यानी रस्सी आइडियल नहीं है। ठीक है ना, रस्सी आइडियल नहीं है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है और लंबाई कैपिटल एल है। रस्सी का द्रव्यमान है स्मॉल एम और लंबाई है कैपिटल एल। यहां एक एफ फोर्स लगा के इनको खींचा जा रहा है। ठीक है ना, बाकी सब जगह सारी सतह वगैरह सब घर्षण रहित है, सारी की सारी चीजें जो है वो घर्षण रहित है। तो आपसे पूछा है, ब्लॉक से एक्स दूरी पर रस्सी में तनाव होगा, रस्सी में तनाव ज्ञात करो। रस्सी में तनाव ज्ञात करो। आपको बोल दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है। ठीक है ना, तो अगर बात करें कि भाई ये है एक रस्सी, रस्सी में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग टॉपिक कौन कौन से और कवर करने वाले हैं। एक हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी जो अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है उसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें सूडो फोर्स वगैरह आप पढ़ोगे। और एक हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन, बाधित मोशन, जिसके अंदर हम लोग एक मतलब दो पुल्ली, तीन पुल्ली, बहुत सारे ब्लॉक, ये वाली चीजें पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में कटिंग वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर स्प्रिंग वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि स्प्रिंग के ज्यादातर क्वेश्चन हम वर्क पावर एनर्जी के साथ करेंगे, बस दो चार बेसिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ये तीन मोटी मोटी चीजें अपने पास रही है जो पढ़नी है। आज मैं एक रिवाइज करवा देता हूं आपको जल्दी से दो क्वेश्चन के थ्रू, फिर हम लोग चीजें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको पूछा है कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक से कुछ x दूरी, और x बोला हुआ है लेस देन l है, यानी यहां से कुछ x दूरी पर इस रस्सी में आपको तनाव ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि इस रस्सी का द्रव्यमान है, ये रस्सी आदर्श नहीं है, और अगर ये रस्सी आदर्श नहीं है तो इसके हर जगह पर, इसके हर एक जगह पर आपको पता है बच्चों कि जो तनाव है वो एक समान नहीं होगा, तनाव क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, है ना? तो बातें यहीं से शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं यहां से। हाँ, बाधित गति कंस्ट्रेंट मोशन होता है ना बच्चे, बोला ना पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। चलिए, बिल्कुल हर्ष गुप्ता, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर बात किया जाए इस टाइप के मोशन की, तो ये मोशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आपको जब भी इसके बारे में बात हो तो आप लोग वो दो ब्लॉक जोड़ के, मैंने बताया था दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं, तीन ब्लॉक जुड़े हुए हैं, बीच की रस्सी में तनाव निकालना था, उस तरीके का क्वेश्चन सोचना है। पहली बात आप लोग कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर यहां पर कोई बल लगा के मैं खींचूंगा, ध्यान से, यहां पर कोई मैं बल लगा के खींचूंगा, तो ऐसा तो है नहीं कि रस्सी अलग चलेगी और वो ब्लॉक अलग चलेगा, चलेंगे तो सब एक साथ ही, एक ही चीज एक साथ ही चलेंगे। तो एक साथ चलेंगे तो किस द्रव्यमान से चलेंगे? पहली बात तो ये आ गई। तो भैया एक साथ चलेंगे तो सर इनका मान लो कि द्रव्यमान कुछ आता है A बराबर F कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इस द्रव्यमान से वो एक साथ चलने वाले हैं, जहां पे कैपिटल द्रव्यमान M जो है वो ब्लॉक का है, स्मॉल m रस्सी का है। ठीक है, अब जिस जगह पर आपको पूछा वहां तक की आप लोग क्या कर दीजिए, FAD बना दीजिए। तो क्या करेंगे कि भाई रस्सी अपने को पूरी दे रखी है, ये दे रखी है, ये अपने पास पूरी रस्सी है। इस पूरी रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है?
सर लंबाई दे रखी है एल, लंबाई एल है तो जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है, लंबाई 1 होगी तो द्रव्यमान जो होगा वो स्मॉल एम बाय एल होगा। और आपको पूछा है ब्लॉक से एक्स दूरी पर, तो यहां तक का द्रव्यमान यानी एक्स दूरी तक का द्रव्यमान, मतलब जब लंबाई एक्स हो तब द्रव्यमान, तो एम डैश मान लिया और उस एम डैश की वैल्यू क्या होगी, एम बाई एल इंटू एक्स। बात क्लियर है, ठीक है ना, एम बाई एल इंटू एक्स। सीधी सी बात है कि भाई टोटल रस्सी का मास द्रव्यमान m है, टोटल लंबाई l है और आपको x लंबाई तक की बात करनी है तो x से गुणा कर दिया। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यह बात करेंगे कि भाई इस रस्सी में हर जगह तनाव अलग अलग है सर, तो एफबीडी बनाओ, ऐसी ऐसी एफबीडी बनाओ जिसके अंदर ये ब्लॉक यानी ये कैपिटल एम साथ में आ जाए और इसके साथ में ये रस्सी का इतना भाग साथ में आ जाए, सिर्फ एक्स लंबाई तक का आ गया। इसका द्रव्यमान कितना हुआ, एम डैश, और यहां पर इस जगह पर मान लो तनाव टी है, तो वो तनाव टी ही तो इनको आगे खींच रहा होगा, कोई और बल तो है नहीं आगे खींचने वाला। इनको आगे कौन खींच रहा है, इन दोनों को आगे कौन खींच रहा है, रस्सी में जो तनाव है वही आगे खींच रहा है। तो ठीक है सर, रस्सी में आगे तनाव है वही आगे खींच रहा है तो इसको आगे कर दिया, ठीक है। तो बात की जाए कि भाई यहां पर आप एफबीडी लगाओ तो ए की फोर्स है और एफ बराबर एम ए लगा दो, एफ बराबर एम ए लगा दो, तो टी बराबर यहां से यहां तक का टोटल द्रव्यमान कितना है, तो कैपिटल एम प्लस एम डैश इंटू त्वरण कर दिया ए। तो टी का मान अपने को निकालना था, वैल्यू रख दीजिए कैपिटल एम प्लस एम डैश कितना है, ये है एम बाई एल इंटू एक्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, इंटू त्वरण कितना आया, त्वरण आया कैपिटल एफ डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आपका इस फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आंसर है। अब x की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे आपके पास आ जाएगी। अगर x की जगह 0 पुट करोगे यानी इस जगह का तनाव आ जाएगा, x की जगह l पुट कर दोगे यानी इस जगह का तनाव आ जाएगा, x की जगह l/2 पुट कर दोगे तो कहीं बीच का तनाव आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। काफी बार ये बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चे ने, तो काफी बार ये अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो मैसिव स्ट्रेंथ होगी या मैसिव स्ट्रिंग होगी तो आपको ऐसे करना है। मामला क्लियर है, क्या करना है एक बार फिर से बता दूं कि अपने को पता है कि सर रस्सी में द्रव्यमान है तो हर जगह तनाव अलग अलग होगा। तो पहले तो एक पूरे का पोटली बनाया और उसका त्वरण निकाल लिया कि यहां पर कोई खींच रहा है, पीछे घर्षण बल वगैरह है नहीं, तो चलिए ठीक है सर, जब खींच रहा है और घर्षण बल वगैरह है नहीं तो हम सीधी सी बात कर लेंगे कि जो खींचने वाला फोर्स है वो आगे लेके जाएगा, तो त्वरण आ जाएगा टोटल खींचने वाला फोर्स डिवाइड बाई टोटल द्रव्यमान, खींचने वाला फोर्स डिवाइड बाई टोटल द्रव्यमान। ठीक है, क्लियर है, यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में बात करें कि भाई इस जगह पर आपको क्या पूछा है, तनाव, तो यहां तक का द्रव्यमान निकाल लो। तो इसका मास तो कैपिटल एम है और यहां से यहां तक का द्रव्यमान कैसे निकाला, आपके सबके समझ में आ गई। सीधी सी बात है, लंबाई एल थी तो द्रव्यमान एम, लंबाई 1 कर दोगे तो द्रव्यमान एम बाई एल हो जाएगा और एक्स कर दोगे तो एम बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहां तक का द्रव्यमान ले लिया टोटल कैपिटल एम प्लस एम डैश और टी कर दिया, तो एफ बराबर क्या कर दिया, एम ए कर दिया। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो बात है वो यहां से अपने पास आ जाएगी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। चलिए ओके भाई, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए ओके, तो चलिए भाई बच्चों, यहां पर जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो पहला क्वेश्चन ये है
ब्लॉक का त्वरण, ब्लॉक का त्वरण, और दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपसे पूछा है, पहला है ब्लॉक का त्वरण और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा है बच्चों वो ये पूछा है, पहला तो हो गया ब्लॉक का त्वरण और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये रस्सी 1 है, ये पूरी रस्सी 1 है और ये रस्सी 2 है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है रस्सी 2 में तनाव ज्ञात करो। आसान सी चीज है, बस मैंने कहा था रिवीजन के लिए है, तो जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए भैया सारे बच्चे, ठीक है ना। हाँ चलिए सीधा सा पहले त्वरण, ठीक है, त्वरण का आंसर बच्चे ने दे दिया है भाई, बहुत अच्छी बात है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विनोद सिरवी जी का आंसर आया है, बाकी लोग भी दीजिए। सीधा सा एफबीडी बना के कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना, इन पे बातें हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 2 बच्चों का आंसर आ गया, ज्योति जी ने भी आंसर कर दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए रुपेंद्र कुमार, बहुत अच्छे बच्चे। यानी आपका खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, टोटल द्रव्यमान। यही कहानी पढ़ते आए हैं और यही पढ़ानी है, बस सिंपल सी बात है, यही अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि रोकने वाला फोर्स को माइनस कर लो, खींचने वाले फोर्स को पॉजिटिव कर लो। G/3, श्रवण जी ने G/3 बोला है, बाकी सबने 2-2 बोला है, तो चलिए श्रवण जी का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, हम लोग यहां पे बात करेंगे तो क्या होगा कि इधर लगेगा सर, अब बताया जा चुका है, बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं, ये क्या लगता है 4mg साइन थीटा, ठीक है सर, साइन थीटा यहां पर 4mg साइन 30 है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, तो ये 2mg आ गई। आप सॉल्यूशन के लिए दूसरा डायग्राम बना लेना है ना भाई, ऐसा नहीं है इसी में चिपकाते रहो, आप लोगों को दूसरा बना लेना है यहां पे, तो 2mg, ओके। अच्छा ये खींचने वाला हो गया 2mg, इधर रोकने वाला कौन है भैया, तो रोकने वाला है सर यहाँ पे mg, क्या है mg, तो कौन सा ज्यादा हुआ, ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ या ये वाला हुआ, पहले तो ये कहानी पढ़नी है कि ये ज्यादा हुआ या ये, तो सर ये ज्यादा हुआ, ये 2mg है, तो खींचा जाएगा, ये इधर जाएगा एक्सलरेशन ए से और ये इधर जाएगा एक्सलरेशन ए से, ठीक है सर। तो त्वरण का तो सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्मूला आपको यही बताया हुआ है, क्या, खींचने वाला फोर्स 2mg माइनस रोकने वाला फोर्स mg अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास है सर 4 और m, 4m प्लस m 5, मास तो टोटल जुड़ेगा ना यार, तो क्या हो जाएगा ये mg अपॉन 5m, mg अपॉन 5m, तो भैया ये G/5 होगा, जिसको बच्चों ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना, नीचे माइनस नहीं करना, टोटल मास तो पॉजिटिव होगा, जो G/3 दे रहे हैं ना बेटा, वो एक कहानी सुन लो बात को ध्यान से कि टोटल मास तो पॉजिटिव ही होगा ना यार, टोटल मास तो जुड़ेगा ना, टोटल मास बोल रहा हूं उसमें 4-3 कर रहे हो, सॉरी 4m-m कर रहे हो, तो वो तो गड़बड़ है ना, तो ये आपका आ गया। दूसरा टेंशन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया, टेंशन क्या है, तो सर इधर जो टेंशन T है वही टेंशन T यहां पर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी एक का एफबीडी बना के आप टेंशन T निकालो, ये नीचे वाली रस्सी 1 में, क्वेश्चन में रस्सी 1 में टेंशन नहीं पूछा है, अपने को 2 में पूछा है, लेकिन उसके लिए पहले 1 में तो निकालना पड़ेगा ना भाई, तो 1 में निकालने का एक तो ये फॉर्मूला है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 लगा दो, लेकिन उससे गलत आता है क्योंकि उसमें m1 m2 डायरेक्ट ऐसे नीचे की ओर होने चाहिए, अगर किसी एंगल पे है तो आपको लिखना पड़ेगा 2m1 m2 और दोनों के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसका तो सर साइन 90 है और इसका साइन थीटा जितना भी हो हॉरिजॉन्टल से साइन थीटा से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है टेंशन के लिए, ये डायरेक्ट बात याद रखने वाली है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि जब भी टेंशन निकालो आप किसी एक का एफबीडी बना लो, जब भी निकालो किसी एक का एफबीडी बना लो, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर आप लोग इसका एफबीडी बना लो एक m का, तो सर स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर लग रहा है, इसमें ऊपर T1 लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है mg, ओके। ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन a से, मैं एक बार g की भाषा में ही बात करूंगा G/5 के, तो ऊपर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे लगने वाला नेगेटिव, इज इक्वल टू m इंटू G/5, तो ये हो गया भैया mg/5, तो T1 बराबर अपने पास आ गया 6mg/5, क्या आ गया, T1 बराबर 6mg/5 आ गया, T1 बराबर 6mg/5 आ गया, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं T2 कितना आएगा, बताइए T2 कितना आएगा, T1 तो 6mg/5 आ गया है ना, टोटल मास तो पूरा ही लिखा जाएगा ना भाई,
है ना। चलिए अब T2 कितना आएगा उसकी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। T1 आ गया, ऐसे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, अगर लगाना चाहो तो T का फॉर्मूला वो होता है जब दो एंगल किसी से होते हैं ना, तो एंगल पे फॉर्मूला ऐसे लगता है 2m1 m2, पहले का एंगल साइन अल्फा, दूसरे का एंगल साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी, m1 प्लस m2 इंटू जी, ये फॉर्मूला। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसे हर कितने फॉर्मूले याद रखोगे, 2 सेकंड में एफबीडी बना के कर लोगे सीधा सा, ठीक है ना। दोनों के साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करो, फिर अल्फा जो लेते हैं वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको सारी चीजें। ओके अच्छा, अब सब लोग क्या लिख रहे हैं कि हाँ ये आपका हो गया। अब सब लोग क्या लिख रहे हैं 12 mg 12 mg 12 mg। देखो मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, 12 mg क्यों आएगा भाई, 12 mg बाई 5 क्यों आएगा, तो गलत हो जाएगा। यही देखो, अगर ये पुल्ली है, ध्यान से यहां पर टेंशन T1, इधर टेंशन T1, आपको पुल्ली को एक ब्लॉक की तरह मानकर उस पर नेट फोर्स 0 करना है। बात सुनिए, पुल्ली को आप ब्लॉक की तरह मानो और उस पर नेट फोर्स 0 करो। पुल्ली जो है आपकी, उसको आप साम्य अवस्था में लाओ। क्या करोगे, इस बिंदु को साम्य अवस्था में लाना है, तो क्या करोगे इसके लिए कि सर नेट फोर्स 0 करना है, तो इसमें ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला कर दिया, तो T2 बराबर ट्वाइस ऑफ T1 कर दिया। लेकिन जब किसी कोण पे होता है, जैसे ऐसे किसी कोण पे होता है, ये इधर T1 और ये इधर वाला जो है T1, ये कितने कोण पर है सर, इधर से 30 बन रहा है, तो ये 60 डिग्री के कोण पर है, और ऊपर लग रहा है आपका T2। तो क्या आप लोगों का दिल मान रहा है ये बात बोलते हुए, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर मैं T1 और T1 को इस तरीके से लिख दूं कि ये जो है मेरा, ये T1 और T1 को 60 डिग्री के एंगल पे ऐसे लिखा जा सकता है, क्या ऐसी बात हो सकती है? तो क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको यहां पर ऐसा बोला जाए तो यहां पर सबसे पहले तो क्या होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं कि इन दो ब्लॉक का, इन दो का उत्तर सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए। इन दो चीजों का उत्तर कभी वर्टिकली डाउनवर्ड आ ही नहीं सकता। तो यहां पर रस्सी होगी, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, यहां पर अगर कोई रस्सी होगी तो वो इन दो को नहीं कर सकती। यहां पर अगर कोई रस्सी बांध दे तो वो इन दो को साम्य अवस्था में नहीं ला सकती। कहानी क्लियर है यार कि भैया इन दो को साम्य अवस्था में लाना है, तो T1 का ये वाला घटक इधर हो जाएगा T1 cos 60। T1 है, ये जो T1 है इसके दो घटक किए, इसके T1 के दो घटक किए, तो इसका ये वाला घटक हो गया T1 cos 60। तो cos 60 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, T1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, T1 बाई 2 हो जाएगा। और ये इधर वाला घटक जो है वो क्या होगा, T1 sin 60, T1 sin 60, और T1 sin 60 को लिख देंगे √3 T1 बाई 2, ठीक है ना, √3 T1 बाई 2। तो नीचे लगने वाला फोर्स तो ऊपर वाले के बराबर कर दो, लेकिन ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, इसको बैलेंस कौन करेगा? बिल्कुल, ऐसे तो हवा में चलेगी वो पुल्ली, तो इसको बैलेंस कौन करेगा भैया, ये बताइए, इसको बैलेंस कौन करेगा? तो हम बोलेंगे कि यार अगर इसको बैलेंस करवाना है तो हमें एक और पुल्ली लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एक और पुल्ली लगानी पड़ेगी। अगर इसको बैलेंस कर, सॉरी, एक और रस्सी बांधनी पड़ेगी। यहां पर एक और रस्सी होगी, वही इसको बांध के रख सकती है या तो, और या फिर ये सीधी ऊपर नहीं होगी, यहां पर किसी कोण पर होगी, यहां पर किसी कोण पर होगी। जो इस क्वेश्चन को बताने का मतलब मेरा यही था कि आपको सीधी कहानियां नहीं बोलनी है कि T1 और T2 कर दिया सर 2mg कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। आप लोगों को ऐसे सोचना है कि यार ये जो क्वेश्चन हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमें साम्य अवस्था वाले पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो ऊपर T2 जो है वो तो क्लियरली इसके बराबर आ जाएगा, ये T1 और ये T1 बाई 2, नीचे लगने वाला फोर्स, ठीक है। T1 प्लस T1 बाई 2 कितना आ जाएगा, 3T1 बाई 2। अच्छा, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? तो इसको बैलेंस करने के लिए या तो यहां पर एक और रस्सी होनी चाहिए, या तो यहां पर एक और रस्सी होनी चाहिए, जिसको हम लोग रस्सी 3 बोलेंगे। एक और रस्सी इधर लगाओ, ठीक है, ऐसे। ये 2 नंबर रस्सी हो गई और ये 3 नंबर रस्सी हो गई, ये 2 नंबर रस्सी होगी और ये 3 नंबर रस्सी होगी, जो इसको बांध के रखे, इसको इधर पकड़ के रखे। या तो इस क्वेश्चन में ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये T2 हो जाएगा आपका कि भैया ये T2 आ गया, और T3 जो है ना सर वो इधर लग रहा है एक T3, तो इस T3 को बैलेंस ये वाला कर देगा। तो T3 इज इक्वल टू √3 T1 बाय 2।
और T1 की वैल्यू आपके पास है वो पुट कर देंगे। T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? 6 mg/5। क्या निकाल चुके हैं? 6 mg/5। बात क्लियर है? तो हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखना है कि भैया पुल्ली पर पुल्ली जो आपको दे रखी है, उस पुल्ली पर हमारे पास जो पुल्ली आपको गिवन है, उस पुल्ली पर जो रस्सियां हैं, क्या वो सीधी है या किसी कोण पर है? क्या वो सीधी है या किसी कोण पर है? ये कहानियां जरूर आपको पता होनी चाहिए बेटा, तभी क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर जो पुल्ली थी उसकी दो रस्सी ऐसे, ये तो सीधी थी और ये वाली टेढ़ी थी। टेढ़ी के दो कंपोनेंट करेंगे, ठीक है ना? टेढ़ी के दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तब जाके ये क्वेश्चन होता है। इसमें मैं और आसान क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, वो वाला तुम खुद कर लोगे। एक और दे देता हूं, वो तुम खुद कर लोगे, लेकिन मुझे पहले ये बताना था कि ये T1 इधर लग रहा है, ये T1 इधर लग रहा है, तो इसके दो घटक होंगे यार। ये T1/2 होगा और ये √3 T1/, तो नीचे लगने वाला फोर्स बराबर ऊपर लगने वाला फोर्स, लेकिन इधर दाएं की ओर लगने वाला बराबर क्या होना चाहिए? बाएं की ओर लगने वाला होना चाहिए, वरना पुल्ली भी आपको चलती हुई नजर आएगी। हां ना बोलो, बोलो भैया हां ना। ये आपका आ गया 3T1/2 और ये √3T1/2 और ये √3 T1/2। ऐसे आपका आंसर यहां पर आने वाला है। तो यहां पर 3 रस्सियां लगाएंगे, रस्सी 2 और रस्सी 3। ये क्या कर दिया मैंने? ये मैंने क्वेश्चन बना दिया जिसमें पुल्ली साम्य अवस्था पर है और ब्लॉक्स चल रहे हैं, ठीक है ना? इस टाइप की बेसिक बातें कई बार पूछी जाती है, ठीक है ना? है ना? सीधा सा। हां, घटक कर लो और घटक करके कर देंगे, ठीक है ना? तो ये एक क्वेश्चन में आपको यहां पर एक्स्ट्रा ये लिखा हुआ होना चाहिए। मैंने बाद में इसीलिए लिखा कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए था। एक बच्चे ने जरूर मुझे बोला कि सर पुल्ली बैलेंस नहीं है, पुल्ली हवा में उड़ रही है, एक बच्चे ने मुझे बोला, ठीक है ना? तो ये आपको पता हो जाना चाहिए क्वेश्चन देख के कि सर ये जो है इसको बैलेंस करना है, तो यहां पर ऐसा होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए था कि सर पुल्ली का तनाव हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते गिवन सिचुएशन में, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। हां, तो क्या करना है कि सर ये पुल्ली को साम्य अवस्था में, कुछ नहीं है यार, बेसिकली यहां से देखो दिक्कत कहां आ रही है ना, दिक्कत तो आ ही नहीं सकती। पुल्ली को एक बिंदु मानो, पुल्ली को एक बिंदु मान लिया, उस पर एक T1 ऐसे लग रहा है, दूसरा T1 ऐसे लग रहा है, कितने कोण पर? 60 डिग्री पर। T2 ऐसे लग रहा है और T3 ऐसे लग रहा है, क्योंकि अगर ये T3 नहीं होगा तो साम्य अवस्था हो ही नहीं सकती। तो अब बताइए मुझे, अब बताइए क्या बैलेंस नहीं कर सकते? इसके दो घटक कर लिए, ये वाला √3 T1/2 और ये वाला T1/2, सीधा सा दो घटक किए और हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? गणित कर लेना, कोई बात नहीं। एंगल तो दिया हुआ है ना 30 डिग्री भाई। नहीं, वो अलग अलग एंगल के लिए है भाई, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक फर्जी सा कर दो, इतना बड़ा हो गया ना, तब ये फर्जी वाला आराम से हो जाएगा। अब एकदम इजी सा क्वेश्चन आपको दे देता हूं, वो आपसे आराम से हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया तो अब आप लोग कर लोगे, ठीक है? जैसे मैं बोलूं यहां पर M है ना? अब देखना ये क्वेश्चन आप लोग देखना और फिर विचार करना इस बात पे कि क्या मैं ये कर सकता हूं। आराम से करोगे। देखिए ये M है, फिर हम सूडो फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं भैया, तो तैयार हो जाओ सारे। ये 2M है, सारी चीजें स्मूथ है, ठीक है? आपको यहां पर ये दी हुई है, ये छड़ दे रखी है, ये रस्सी नहीं है, छड़ है। तो पुल्ली की छड़ में तनाव ज्ञात करो। सबको करना है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इतना बेसिक सा, ठीक है ना? वो बताना जरूरी था ताकि आप सारी कहानी समझो। अब ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि पुल्ली की छड़ में तनाव ज्ञात करो, ठीक है ना? पुल्ली की छड़ में तनाव ज्ञात करना है। हां, पहले त्वरण निकाल लो। ये जो छड़ है इसमें तनाव,
एकदम आसान सा है। पहले त्वरण निकालोगे, त्वरण कितना आएगा, खींचने वाला पूरा 2 mg है, बिल्कुल, रोकने वाला कोई नहीं है, डिवाइड में टोटल मास करेंगे 3m, तो कितना आ जाएगा 2g/3, यही आएगा ना त्वरण। त्वरण बताओ सब, यही आ रहा है, हाँ ना बोलो भैया। खींचने वाला 2mg, रोकने वाला कोई है नहीं सर, खींचने वाला 2mg है, रोकने वाला कोई है नहीं, तो त्वरण क्या आ गया 2g/3, कितना आ गया 2g/3। अब तनाव निकालना है, क्या निकालना है, तनाव। तो पहले इसमें तनाव निकाल लो T, इधर भी T, तो किसी एक का एफबीडी तो इसका अकेले का एफबीडी बना लिया एम का, उसको आगे खींचने वाला कौन है T, पीछे कोई रोकने वाला है क्या, पीछे कोई भी रोकने वाला है क्या इस एम को, बता दो, कोई नहीं है रोकने वाला, तो ये ए त्वरण से आगे जाएगा, तो T बराबर m इंटू ए, तो T कितना आ गया 2mg/3, क्या आ गया 2mg/3, क्या आ जाएगा बच्चों 2mg/3, 2mg/3, बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने। अब टेंशन आ गई, बिल्कुल 2mg/3 आ गया तनाव। अब आपको ये पुल्ली दिख रही है, इसमें इधर टेंशन T है, इधर टेंशन T है, तो ये जो छड़ है वो एकदम बीच में आपकी लगाई हुई है, आपको टेंशन ही नहीं लेना, इसकी टेंशन T इधर होगी, छड़ का जो आंसर है T2 वो इस तरफ होगा। और अब बताइए भैया T2 का उत्तर क्या आएगा, क्या होना चाहिए T2 का उत्तर, है ना, क्या होना चाहिए, ये पुल्ली का एफबीडी बनाया, पुल्ली को एक बिंदु की तरह सोचो और बनाओ कि सर इधर लग रहा है तनाव T, इधर लग रहा है तनाव T, तो इधर नेट बीच में क्या निकलेगा, तो कहानी क्लियर है ना भाई कि ये और ये दो बल है, ये और ये दो बल है और दोनों 90 डिग्री पर है। जब दो बल 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट तो एक्टर में रटा है ना हमने अच्छे से, कितना होता है कि सर ये पुल्ली, इस पर इधर T2 लगाना है और इस T और इस T का एग्जैक्टली बीच में इधर आ जाता है √2T, और अगर हमें साम्य अवस्था में रखना है तो ये √2T को किसके बराबर करना पड़ेगा T2 के, तो √2 और T कितना था आपका 2mg/3, 2mg/3, इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन चीजों की आपको तैयारी जरूर करनी है। हाँ √2T, दो फोर्स 90 डिग्री पर होते हैं, दो बल 90 डिग्री पर होते हैं, तो इक्विवेलेंट फोर्स क्या आता है भाई, क्या होता है इक्विवेलेंट फोर्स, तो आप क्लियरली बोलोगे कि सर इक्विवेलेंट फोर्स जो है वो तो √2T हो जाता है, तो इसका और इसका दोनों का एग्जैक्टली बीच में इस तरफ आ गया, इधर आपका T2 था, पुल्ली अगर साम्य अवस्था में है तो कुल बल आपको क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा, और सीधा सा आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ T1। T1 आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो ये जो चीजें हैं ना आपको लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, 3 लाइनों में करने हैं जल्दी जल्दी, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी वो 15 क्वेश्चन है तो हो सकते हैं 35 शुरुआत के बहुत इजी हो, और बाकी के जो 15 है तो जो ऑप्शनल है आपके, उसमें ऐसे क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए डन है, कर लोगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। हाँ T2 बराबर T1 और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, बस ऐसी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ज्यादा टफ नहीं है, है ना। ऐसों पे फॉर्मूला नहीं लगते हैं भैया धर्मेंद्र, ऐसों पे फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे तो कितने फॉर्मूलाज रटोगे, इसका मैं तो फॉर्मूला बना के बता दूंगा कि चलो ये याद कर लो, कितने फॉर्मूलाज रटोगे, इससे अच्छा है ना एफबीडी बना के डायरेक्ट करो। त्वरण का एक मस्त फॉर्मूला बताया हुआ है, खींचने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाई टोटल, है ना। तो फॉर्मूले कहां से आते हैं, थ्योरी से आते हैं ना, तो थ्योरी पढ़ लो ना, सीधी सी बात है भैया। पुल्ली को अपने को क्या करना है, साम्य अवस्था में करना है। चलिए अब बात करते हैं मोशन ऑफ बॉडीज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अजड़त्वीय तंत्र में निकायों का वेग, निकायों की गति। हाँ भाई,
देखो अब बात को सुनना कि अजड़त्वीय में क्या है। जैसे न्यूटन ने 3 नियम दिए और हम लोगों ने बात क्लियर कर ही ली थी कि भाई ये जो नियम है ना सर, वो अजड़त्वीय तंत्र के लिए गलत है। अजड़त्वीय तंत्र में ऐसी बातें नहीं होती है ना। अजड़त्वीय तंत्र जो होता है उसके लिए ये कहानियां गलत है, उसमें ये न्यूटन के नियम नहीं लगते हैं। इसलिए न्यूटन के नियम को नियम बोलने के बजाय फॉर्मूला ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। अगर आपने एच सी वर्मा पढ़ी है तो उन्होंने एक बहुत क्लियर लाइन लिखी है कि हमें चाहिए कि हम न्यूटन के लॉज की बजाय उनको फॉर्मूलाज लिखे। फॉर्मूलाज और लॉज में क्या डिफरेंस है, नियम और सूत्र में क्या डिफरेंस है। जो सूत्र बनते हैं ना, वो सूत्र क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं जाके जो मैं बोलता हूं वो उनका एक कंस्ट्रेंट होता है। जैसे अभी बात कर रहा था, बच्चा बोल रहा था सूत्र से बताओ, तो वो सूत्र जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके उनकी एक कंडीशन होती है कि इन्हीं चीजों पर लागू होते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। सॉरी, फॉर्मूला क्या, कॉन्सेप्ट या जिसको फिजिक्स में लॉ बोलते हैं वो यूनिवर्सल है। जैसे ग्रेविटेशनल फिजिक्स का जो लॉ है Gm1m2/r², वो आपका क्या है, वो जो है वो आपका एक नियम है। और F बराबर ma न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते जरूर हैं, लेकिन वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि यार इसको लॉ बोलने की बजाय आप इसको फॉर्मूला बोलो। क्या बोलो, फॉर्मूला बोलो। क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन है। क्या शर्त है, हम लोगों ने बात की थी, तो क्या शर्त है, तो सर इसकी जो शर्त है वो ये है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम नहीं करता। ठीक है ना, ओके, नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है उसमें काम नहीं करता, तो इसलिए इसको आप सूत्र की श्रेणी में डाल दो। ये खैर गहराई वाली बातें, बस मैं ऐसे ही बता रहा था। तो अब अगर बात किया जाए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा क्या होगा कि ये वाला काम नहीं करेगा, तो वही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई निकाय है उस पर न्यूटन का नियम नहीं काम करना है तो हम लोग और क्या बातें करेंगे। हालांकि ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग उसको नॉन इनर्शियल को ग्राउंड फ्रेम में ले आओ। ठीक है ना, नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है उसको ग्राउंड फ्रेम में ले आओ और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पढ़ लो। जरूरी नहीं है कि आप अजड़त्वीय में भी पढ़ो। अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र आपको दिया हुआ है, उसको आप जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में बदल लो, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो आपने पढ़ा ही है सबने, सापेक्ष गति तो आपने पढ़ी है, और बदलने के बाद आप ये बातें कर सकते हो। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दोनों चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि जैसे ये एक बॉडी है, ये एक लिफ्ट है, बॉडी है, कोई भी चीज है, ये इधर जा रही है कुछ ए नोट एक्सलरेशन से। कितने त्वरण से, ए नोट त्वरण से। ये कोई लिफ्ट वगैरह कोई भी चीज है, ये ए नोट त्वरण से जा रही है। यहां पर एक बॉडी रख दी एम द्रव्यमान की, ओके, यहां पे एक बॉडी रख दी एम द्रव्यमान की। अब ये जब जा रहा है, ये बॉडी इसके अंदर रखी हुई है, ओके, तो ये मान लो मैं लिफ्ट बोल देता हूं या बॉक्स बोल देता हूं, तो बॉक्स के सापेक्ष, बॉक्स के सापेक्ष निकाय पर, निकाय स्थिर है, स्थिर है और साम्य अवस्था में भी है, यानी ये चल नहीं रहा और चलेगा भी नहीं, साम्य अवस्था में भी है। साम्य अवस्था में है, स्थिर है और साम्य अवस्था में भी है। ठीक, तो अगर वहां से देखें हम लोग और न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दे, सेकंड लॉ लगाए, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है F बराबर ma। हमने वहां से देखा तो सर ये इस बॉक्स के सापेक्ष ये रेस्ट पर है, यानी इस पे कोई त्वरण है नहीं। रेस्ट का मतलब त्वरण का नहीं है, लेकिन इसने बोल दिया कि साम्य अवस्था में है, तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि इस पे कोई भी त्वरण नहीं है। ठीक है, तो कोई त्वरण नहीं है, तो F बराबर 0 हो गया। यानी हमें ऐसा बोला गया कि इस निकाय पर लगने वाला कुल बल 0 है, इस निकाय पर लगने वाला कुल बल 0 है। जबकि आप प्रैक्टिकली देखो, है ना, जब आप प्रैक्टिकली देखो, आपको एक बस में डाल के लेके जाया जाता है, तो क्या बस की जो सीट है या कार की जो सीट है, आप अचानक से, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब आप कार में बैठे और अचानक से गाड़ी एक्सेलरेट होती है, अचानक से गाड़ी एक्सेलरेट होती है, तो आपको आगे की ओर झटका लगता है कि नहीं लगता है यहां पर, यानी बल तो लगा है। जबकि ये क्या बोल रहा है, न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग, हमने बोला त्वरण 0 है, त्वरण 0 है, तो न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग इस बॉडी पर नेट बल 0 लग रहा है। मैं केवल बात कर रहा हूं एक्स डायरेक्शन की, केवल बात कर रहे हैं हम एक्स डायरेक्शन। अभी पढ़ाई में आप लोग केवल एक्स डायरेक्शन के बारे में पढ़ो। तो इन्होंने क्या बोला कि नेट बल जो है वो 0 है, निकाय पर लगने वाला नेट बल जो है वो 0 है। ये बात न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हो गई। अब यार न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग ये वाली बात हो गई कि नेट बल जो है वो 0 है, दैट मीन्स
क्या आपको प्रैक्टिकली अगर उस सिचुएशन में डालें तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, आप मुझे बात को बोल के बताओ, ये बात सारे मतलब लिख के बताओ। क्या आपको गाड़ी में बिठाएं और उसको अचानक से त्वरित करके आगे लेके जाएं तो गाड़ी की सीट आपको आगे की ओर धकेलती है या आप आराम से बैठे रहते हो, आप पर बल शून्य ही लगता है? बताइए सारे लोग, धकेलती है या नहीं? आपको बल की अनुभूति होती है या नहीं होती है? बल की अनुभूति होती है या नहीं होती है? होती है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है होती है। सर झटका लगता है, यहां पे, यहां से झटका लगता है और हम आगे की ओर जाते हैं, इसका मतलब बल की अनुभूति तो होती है। तो ये बात इसने गलत हो गई यहां पर, न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग यहां पर बात गलत हो गई। ये तो गलत हो गया कि बल जीरो तो नहीं होगा, तो फिर इनमें एक करेक्शन किया गया। उस करेक्शन को इन्होंने नाम दिया, हालांकि बात गलत है यार ऐसा नाम देना भी। उस करेक्शन को सिर्फ मैथमेटिकली, फिर से सुन लो, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए करेक्शन किया गया और यह बोला गया कि यदि न्यूटन का, या के लिख दूं मैं, नियम अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र पर लगाने हैं तो एक अतिरिक्त बल लगेगा। कागजों की वास्तविक कंडीशन नहीं है, कागजों का बल है। कभी भी कोई बकवास बात नहीं करेगा। कई बार लोग इतनी गलत बात कर लेते हैं इसमें कि सर सूडो फोर्स को तो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अच्छा, कैसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है ये मैं बताऊंगा, और आप में से ही कई बोलेंगे हाँ सर। तो ये बात बोल रहा हूं, ये कतई बेकार बातें हैं, सिर्फ कागजों के लिए, मतलब नियम लगाने के लिए मैथमेटिकली, बात को सुनना, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली न्यूटन के नियम को अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में सही करने के लिए करेक्शन किया गया, ठीक है ना। और वो करेक्शन सिर्फ मैथमेटिकली है कि सर वो लगाने के लिए एक अतिरिक्त बल लगता है, और उस बल का नाम दे दिया गया छदम बल, सूडो फोर्स। क्या नाम दे दिया गया? छदम बल, सूडो फोर्स। क्या उस बल का नाम दे दिया कि सिर्फ बल जो है वो लगेगा आपका छदम बल, ठीक है ना, सूडो फोर्स एक बल लगेगा। तो छदम बल मैं यहां पे लिख देता हूं पूरा, छदम बल यानी सूडो फोर्स हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं, सूडो फोर्स। तो ये कागजों की बातें हैं, छदम बल यानी सूडो फोर्स लगा दो तो आपका न्यूटन के जो नियम है, सेकंड की बात नहीं, कोई सा भी नियम हो, कोई जरूरी नहीं है, फर्स्ट नियम भी वैलिड नहीं होता अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में। तो कोई सा भी जो न्यूटन का नियम है वो अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें एक करेक्शन करना पड़ेगा, एक अपनी मर्जी से एक बल हमें एक दिखाना पड़ेगा न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली बताने के लिए, उसको बोलते हैं छदम बल, सूडो फोर्स। क्या होता है वो, क्या होता है सूडो फोर्स या छदम बल? तो जो भी निकाय m जो है यानी निकाय जिसकी गति पढ़ रहे हैं, m निकाय का द्रव्यमान, निकाय का द्रव्यमान जिसकी गति पढ़ रहे हैं, जिसकी गति पढ़ रहे हैं, है ना, जिसकी गति पढ़ रहे हैं उसका द्रव्यमान आ जाता है। निकाय का द्रव्यमान जिसकी गति हम पढ़ रहे हैं, और a यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं a को सीधा सा कि भाई ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो a को मैं हमेशा यहां पर a जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो AF से लिख देता हूं कि अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का त्वरण, अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का त्वरण, अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र, पूरी कहानी अच्छे से देख लेना, तंत्र का त्वरण, अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का त्वरण, ठीक है। तो जो भी आप पर सूडो फोर्स लगाना है, लगाना किसके किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उसका द्रव्यमान, जिस ब्लॉक पर आप बना रहे हो, जिसका एफवीडी बना रहे हो, जिसकी गति के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो इसमें किसके, लिफ्ट के बारे में पढ़ रहे हो या इस ब्लॉक के बारे में? तो सर इस ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हो, उसका तो आप द्रव्यमान लोगे। और त्वरण किसका लोगे? सर त्वरण हम लोग लेंगे किसके बारे में? त्वरण हम लोग लेंगे अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का, यानी जिस निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष आप पढ़ रहे हो उसका त्वरण लो। तो आपका सूडो फोर्स का एक फॉर्मूला बनता है वेक्टर फॉर्म में, देखिए, एफ सूडो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m इंटू एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम। ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों करना है ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप देख लीजिए, एफ सूडो,
सूडो फोर्स यानी छदम बल जो होता है उसको बराबर लिखना है आपको द्रव्यमान तो उस निकाय का और त्वरण किसका, द्रव्यमान तो उस निकाय का और त्वरण किसका, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं, जो जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र नहीं होके अजड़त्वीय है, उसका त्वरण। और विपरीत दिशा में इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ये फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूं कि ये फॉर्मूला क्यों बना है, ठीक है ना। ये इसी पर आएंगे बेटा, रुको, कि बिना जड़त्वीय तंत्र के भी, मतलब बिना छदम फोर्स के भी कैसे करते हैं, सब बताएंगे। इवन दैट मैं चाहता भी नहीं कि आप इस चीजों में कंफ्यूज हो, और कई लोग इसको इतना रियल बना चुके हैं ना कि उनको ये नाम को ही भूल जाते हैं कि ये छदम बल है। नहीं यार, ये छदम बल नहीं है, तो वास्तविक की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये आगे की 15 मिनट आपको थोड़ा ध्यान से समझना है चीजों को, है ना। ये बिल्कुल ही रियल फोर्स नहीं है, मैथमेटिकल चीज है, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो थोड़ा देखिए यहां पर, आगे फिर वापस आएंगे, यहां पर टेंशन नहीं लेनी है, बस बैठे बैठे सुनते रहो बात को। तो हमने ये पढ़ा कि यार ये जो निकाय है एम, ये ब्लॉक इधर जा रहा है ए नोट त्वरण से, ये लिफ्ट है, ठीक है ना। सिर्फ एक्स दिशा की बात करूं तो हमने पहले ये पढ़ा कि सर एफ बराबर एम ए के नियम के अकॉर्डिंग इसका त्वरण तो है नहीं, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। मैं किस में पढ़ रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट पढ़ रहा हूं ना, मैं लिफ्ट के सापेक्ष पढ़ रहा हूं, यानी वो अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। तो सर एफ बराबर एम ए के अकॉर्डिंग, एफ बराबर एम ए के अकॉर्डिंग, तो सर इसका जो ये ब्लॉक है, इसका लिफ्ट के सापेक्ष कोई त्वरण नहीं है, ये तो लिफ्ट के साथ साथ जा रहा है। इसका लिफ्ट के सापेक्ष कोई त्वरण नहीं है, लिफ्ट के साथ साथ जा रहा है, तो त्वरण 0 है, तो एफ 0 होना चाहिए। एफ यानी कुल बल, किस पर, निकाय पर कुल बल। क्या, निकाय पर कुल बल। लेकिन हम लोगों ने बोला कि यार ऐसे कैसे निकाय पर कुल बल 0 हो जाएगा, निकाय पर कुल बल तो 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि इधर से बैक साइड से झटका लगेगा, यानी ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है उस ब्लॉक को आगे धक्का दे रही है। तो चलिए फिर हम लोगों को इसको मैथमेटिकली करेक्ट करना था, और न्यूटन का ये नियम करेक्ट करना था कि भैया कुल बल तो 0 होगा ही होगा, कुल बल तो 0 होगा ही होगा, इसमें कोई दो राह है नहीं है। तो क्या किया जाए, तो ऐसे किया जाए कि इसका एफवीडी बनाओ। क्या बनाओ, एफवीडी। चलिए बनाया, तो एफवीडी बनाया। मैं वाई डायरेक्शन के एमजी और नॉर्मल रिएक्शन की कतई बात नहीं कर रहा, वाई डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये बॉडी है, इस बॉडी पर कितना बल लग रहा है, तो सर ये वाली बॉडी इधर इस दीवार के सानिध्य में है, ये वाला जो निकाय है वो इधर इस दीवार के संपर्क में है, तो ये वो दीवार इस पर इधर लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। हमें तो ये एक बल ही दिख रहा है, क्या किसी और के सानिध्य में है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं सर किसी और के सानिध्य में नहीं है। बोलोगे नीचे एमजी, वो वाई डायरेक्शन की बात होगी। एक्स दिशा में कोई और बल लगाने वाला आपको दिख रहा है क्या, तो आप यहां बोलोगे नहीं, एक्स दिशा में कोई और बल लगाने वाला मुझे तो नहीं दिख रहा। तो यहां तो बल आ रहा है और आप बोल रहे हो 0 लाओ। तो न्यूटन के नियम को करेक्ट करने के लिए हमने क्या बोला कि इस ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स लगेगा। अच्छा, उस सूडो फोर्स की जो दिशा है, द्रव्यमान तो ये एम ही होगा बिल्कुल, लेकिन उसकी जो दिशा है वो दिशा क्या होगी, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठे हो, जिस अजड़त्वीय तंत्र में बैठे हो, उसके विपरीत। तो सर आपने त्वरण इधर बोला ए नोट, आपने त्वरण इधर बोला ए नोट, तो इस ब्लॉक पर आप सूडो फोर्स लगा दो, एफ सूडो। क्या लगा दो कि ये एम तो द्रव्यमान है, एफ सूडो जो है, सूडो फोर्स जो आपका यहां पर होगा, इसकी डायरेक्शन तो आपकी अपोजिट हो ही गई, तो माइनस तो आ ही गया। सीधा क्या लिख दूं, इसका द्रव्यमान और त्वरण किसका, निर्देशांक तंत्र का ए नोट। अरे माइनस आ गया ना, कोई ये मत बोल देना सर माइनस क्यों नहीं है, दिशा बता दी ना विपरीत। तो क्या अब 0 हो सकता है, क्या अब न्यूटन का नियम सही हो सकता है, बिल्कुल सर। अगर हमें टोटल फोर्स 0 करना है, एफ नेट 0 करना है, तो हम आगे लगने वाला बराबर पीछे लगने वाला कर देंगे, तो सीधा सा आ जाएगा कि एफ सूडो जो है वो बराबर होना चाहिए एन डब्ल्यू यानी नॉर्मल रिएक्शन बाई वॉल। तो यहां पर एफ सूडो कितना है, एम ए नोट है, तो एम ए नोट बराबर नॉर्मल रिएक्शन बाई वॉल, यानी दीवार कितना बल लगा रही है वो आ जाएगा। सीधा सा दीवार कितना बल लगा रही है वो आ जाएगा। और इस तरीके से हमने न्यूटन के नियम को भी सही कर दिया कि भैया नेट फोर्स जो है वो 0 लग रहा है। ये जो है वो आपका ऐसा सिस्टम हो गया। तो कुछ लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि देखो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगा, पीछे क्यों, बिल्कुल साहब लगा, क्या लगा, एम ए। फिर क्या बोलते हैं, हम दीवार पर, हम बस में खड़े होते हैं, हम बस में खड़े होते हैं, बस अचानक से एक्सेलरेट होके आगे जाती है, आप पीछे की ओर गिरते हो कि नहीं गिरते, आप बोलते हो हाँ साहब, त्वरण आगे, आप पीछे की ओर गिरे, यानी बल आप पर लगा पीछे की ओर, तो बताओ सूडो फोर्स वास्तविक हुआ कि नहीं हुआ, तो सब तालियां पीटते बिल्कुल सर वास्तविक तो हो गया। लेकिन
क्या ये चीज हम लोग पहले नहीं पढ़ रहे? न्यूटन का इनर्शिया का लॉ नहीं पढ़ चुके हम लोग? बस अचानक से एक्सलरेट होकर आगे जाती है और आप पीछे की ओर झटका लगता है, वो सूडो फोर्स की वजह से लगता है या न्यूटन के जड़त्वीय के नियम के कारण लगता है? बताओ मुझे। जब बस अचानक से एक्सलरेट होकर आगे जाती है और आपको पीछे की ओर जो झटका लगता है, जो रियल में पीछे की ओर नहीं, आप लोग वहीं रहने की कोशिश करती है आपकी बॉडी, वो किसकी वजह से लगता है? सूडो फोर्स की वजह से लगता है या न्यूटन के जड़त्वीय के नियम के कारण लगता है? क्या कारण है वहां पे? न्यूटन के जड़त्वीय का कारण है या सूडो फोर्स है वो? तो सीधा सा बोलोगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना? तो ये चीजों को जनरलाइज मतलब प्रैक्टिकल में बदलने की कोशिश मत करना। ये कभी मत बोल देना कि वो सूडो फोर्स की वजह से लग रहा है। कई बुक्स ने हालांकि क्वेश्चन भी बना दिया है इन पे कि बताओ सूडो फोर्स की वजह से लग रहा है, आप नीचे ऑप्शन में ढूंढ रहे हो, अच्छा बस पे झटका लगा, सूडो फोर्स की वजह से ही। तो सूडो फोर्स केवल और केवल मैथमेटिकल चीज है, उसका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से। तो सर अगर हमारे पास सूडो फोर्स नहीं होता, क्योंकि जो मैथमेटिकल चीज है उसको मैथ्स में तो काम में ले लेंगे, ठीक है ना, ओके, मैथ्स में तो काम में ले लेंगे, लेकिन रियल में आप उसको कैसे करोगे? तो बिना सूडो फोर्स के करें, बिना सूडो फोर्स के करें, यानी विदाउट सूडो फोर्स कैसे करेंगे? मेथड 2 है ना। फिर पूरी बातें वापस से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सुनते रहो। एक बार ये थोड़ी गहराई की बातें मैं बता देता हूं। विदाउट सूडो फोर्स कैसे करोगे? कर सकते हैं। जब हमें बोल दिया गया कि ये फोर्स है ही मैथमेटिकल, तो हमें क्यों जाना? हम बिना सूडो फोर्स के भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना सूडो फोर्स के भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, है ना। तो कैसे करेंगे? आप लोगों को बोला गया यहां पर कि ये बॉडी है, ये रखी हुई है, ये इधर त्वरण ए नोट से जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि निकाय का ग्राउंड के सापेक्ष, जमीन के सापेक्ष, जमीन के सापेक्ष, निकाय का जमीन के सापेक्ष एफवीडी बनाइए। निकाय को आप अलग लेके आओ और जमीन के सापेक्ष एफवीडी बनाओ। तो ये अपना निकाय है, ये अपना निकाय है। ले आए सर। जमीन के सापेक्ष बात की तो सर इस पर एक ही बल लग रहा है, वो लग रहा है इधर NW। अच्छा लगा दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और कोई बल है? नहीं, जमीन के सापेक्ष तो और कोई बल है ही नहीं। चलिए, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या निकाय जमीन के सापेक्ष साम्य अवस्था में है? साम्य अवस्था में तो इस जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष था। क्या जमीन के सापेक्ष निकाय रुका हुआ है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, जितने त्वरण से ये लिफ्ट जा रही है उतने ही त्वरण से ये निकाय जा रहा है। अरे साथ साथ जा रहे हैं ना, लिफ्ट के अंदर है ना वो निकाय, तो जितने त्वरण से ये लिफ्ट जा रही है उतने ही त्वरण से ये निकाय जा रहा है। तो जमीन से अगर मैं देखूंगा तो मुझे निकाय रुका हुआ नहीं दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा कि सर ये ए नोट त्वरण से आगे जा रहा है। क्या जा रहा है? ए नोट त्वरण से आगे जा रहा है। और जमीन के सापेक्ष मुझे जब भी लगाना हो, क्या जमीन के सापेक्ष मुझे न्यूटन का नियम लगाना है, तो मैं बेझिझक लगा दूंगा, मुझे करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सीधा लिख दूंगा F बराबर ma। क्या लिखूंगा? F बराबर ma, नेट फोर्स बराबर ma। तो सर यहां पर A की फोर्स लग रहा है NW, नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल, इज इक्वल टू ma नोट। तो बिना सूडो फोर्स के भी आप डायरेक्टली ये बात बोल सकते थे, आपको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी। नॉर्मल रिएक्शन बराबर ma नोट, ठीक है ना। तो कहानी क्लियर है, सिर्फ y डायरेक्शन, x डायरेक्शन की बात करनी है, ठीक है ना। y डायरेक्शन की बात करनी नहीं है। mg बराबर नॉर्मल रिएक्शन, उसको तो बैलेंस कर ही रखा है ना, ठीक है ना। जब y डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, अभी मैं केवल x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो बिना सूडो फोर्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी निकाय है उसको अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र की बजाय आप जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में ले जाके पढ़ लो। जो भी निकाय है उसको अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र की बजाय किस में ले जाके पढ़ लो? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में ले जाके पढ़ लो। कहानी क्लियर है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर है? हां जी बोलो, क्या सीखा? मामला क्लियर है भाई? अपने को इन चीजों के बारे में अच्छे से समझना है ना। हाँ जी ठीक है, ओके चलिए।
तो क्या बोला गया एक बार थोड़ा सा देखिए कि जब भी अजड़त्वीय तंत्र में निकायों की गति अपने को पढ़नी है तो अजड़त्वीय तंत्र में रह के हम लोग न्यूटन के नियम लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अजड़त्वीय तंत्र में अगर न्यूटन के नियम लगाएंगे कि जैसे सर ये बैठा हुआ है, ये ब्लॉक चल रहा है, तो ये इस लिफ्ट के साथ साथ चल रहा है, तो हमें पता है कि लिफ्ट एक्स दिशा में इस पर बल लगा रही है, ठीक है ना। ओके, तो ये एक्स दिशा में लिफ्ट लगा रही है आगे की ओर। ओके, तो यहां पर अगर बात की जाए, भाई न्यूटन का नियम गलत नहीं था, यह सीखा आपने कि न्यूटन का नियम गलत था, बहुत अच्छी बात है। आपने ये सीखा कि न्यूटन का जो नियम है वो कंडीशनल है, शर्त नियम है, ठीक है ना। उस पर शर्त लगती है कि वो केवल जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र पर एप्लीकेबल है ना। ओके, तो ये ऐसे हम लोगों ने देखा कि इसको आगे लेके जा रहे थे ए नोट से, तो हमने न्यूटन का नियम लगाया, तो F बराबर ma 0 आ गया, सॉरी F 0 आ गया। तो सर ये बात तो गलत हो गई, क्यों? क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि यहां पर ये एक बल लगा रहा है, दीवार एक बल लगा रही है, और दीवार बल लगा रही है तो उसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा बल नहीं है, ठीक है ना। दीवार एक बल लगा रही है लेकिन उसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा बल नहीं है, तो इसलिए हमने एक अतिरिक्त बल अपनी मर्जी से एक बना दिया मैथमेटिकली। क्या बना दिया? मैथमेटिकली एक बल बनाया जिसको बोलते हैं छदम बल, जो इस बल को, दीवार जो आगे की ओर बल लगा रही है उसको ऐसे बैलेंस कर दे, उसको ऐसे बैलेंस कर दे, और वो ऐसे बैलेंस करने के बाद में, दीवार जो आगे की ओर बल लगा रही है उसको ऐसे बैलेंस कर दे, और ऐसे बैलेंस करने के बाद में, ऐसे बैलेंस करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, आगे लगने वाला और पीछे लगने वाला, ये अपने दिमाग में आया। तो सूडो फोर्स का बेसिक मतलब ये हो गया, और आपको ये ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का त्वरण लेना है, सूडो फोर्स में गलती नहीं करनी है, यह ध्यान से सुन लो। सूडो फोर्स में कई बार लोग गलती कर देते हैं, F बराबर एम ही तो है साहब, तो F बराबर एम है क्या? M तो है जिस निकाय के बारे में पढ़ रहे हैं, और A है, M तो है जिस निकाय के बारे में पढ़ रहे हैं, और A क्या है? M तो है जिस निकाय के बारे में पढ़ रहे हैं, और A क्या है? ए अपना त्वरण है किसका? निर्देशांक तंत्र का, निकाय का नहीं है, किसका है? निर्देशांक तंत्र का है, ठीक है। तो ये F बराबर एम ए लगाएंगे, ये आगे जा रहा था, इस पर पीछे की ओर F बराबर एम ए लगा दिया, आंसर आ गया आपका नेट फोर्स 0, आगे की ओर लगने वाला बराबर पीछे की ओर लगने वाला, आगे की ओर लगने वाला बराबर पीछे की ओर लगने वाला, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है भाई राहुल, कहां से ले आते हो इतना दिमाग यार? दीवार फोर्स लगाती तो सर ये आगे जाके आगे वाले से खिसक जाता। अच्छा, ये चल क्यों रहा है? इसके पास त्वरण कहां से आया? एक्स दिशा में लेके कौन जा रहा है इसको? एक्स दिशा में कौन? एक बार कमेंट कर, बार बार नहीं करने, मेरे को ये बता, इसको आगे, इस ब्लॉक को आगे लेके कौन जा रहा है? ये जो ब्लॉक है वो यहां पे रखा हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता तुम्हें, छोड़ दो, कुछ भी नहीं आता, मुझे ये बताओ इस ब्लॉक को आगे लेके कौन जा रहा है? कौन सा फोर्स जो है वो इसको आगे की ओर लेके जा रहा है? कौन लगा रहा है इस पे फोर्स आगे की ओर लेके जाने के लिए? आगे जा रहा है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है ना, कुछ भी ये ऐसे रखा हुआ है। मेरा फोन गिर जाएगा, नहीं फोन तो नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आगे कौन लेके जा रहा है? अगर ये चीज यहां पे रखी हुई है तो इसको आगे साथ साथ कौन लेके जा रहा है? अगर इस पर दीवार बल नहीं लगाती तो नीचे गिर जाता ना ये तो, या नीचे, चलो नहीं, नीचे वाले को तो हमने ऐसे बैलेंस कर रखा है, तो इसको पीछे ही रह जाना चाहिए था ना, लिफ्ट आगे चली जाती और इसको पीछे रह जाना चाहिए था। जैसे बनाते हो वैसे बनाना है भैया मोहित, इसका कोई आंसर नहीं है, और ना ही ये चीज, और इस चीज का आंसर खुद ढूंढोगे तभी तो होगा। एक दिन बता दिया था, लिखो जितना ज्यादा उसके, सूडो फोर्स लेके जा रहा है। सूडो फोर्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है यार, मैथमेटिकल चीज है। दीवार लेके जा रही है यार, आगे डायग्राम बना के बताया तो है ना कि इसको आगे कौन लेके जा रहा है? दीवार लगा जा रही है, तो इसको दीवार ही आगे की ओर लेके जा रही है ना, ये ध्यान रखो। फोर्स दीवार लगा रही है, फोर्स का मतलब दिमाग में आते ये होता है थप्पड़ मारना, कि भाई इस दीवार ने फोर्स लगाया तो ये आगे जाके टकराएगी। अरे भाई साथ साथ लेके चलते हैं, वो भी तो फोर्स है ना। बैट बॉल खेले हो, बैट के ऊपर ऐसे बॉल को रख के साथ साथ चलते हो कई बार, तो क्या बैट उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा क्या? अगर नहीं लगा रहा होता तो नीचे गिर जाता ना। तो साथ साथ लेके जाने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है ना।
जो बोला है वहां से, मोहित जो बोला है ना उन स्टेटमेंट से। ओके चलिए, तो ये आपका हो गया सूडो फोर्स। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है ना, कई बार कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फ्रिक्शन है नहीं, एयर रेजिस्टेंस लिया नहीं है, तो जो लोग ये आंसर दे रहे हैं उनको 21 तोपों की सलामी। हाँ भाई, अब इसमें एक चीज पूछी जाती है आपसे, आभासी भार जरूर पूछा जाता है। आभासी भार के क्वेश्चन जो है वो इस पर बनते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर से आपको बोलूं कि आपको इसमें मिस इंटरप्ट नहीं होना है। आभासी भार के बारे में कभी भी उल्टा सुल्टा सोचना ही नहीं है। आभासी भार कुछ है ही नहीं। अगेन मैं आपको बता दूं, भार का मतलब अपना एक ही है। आप लोग भार निकालोगे तो भार का मतलब है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, सीधा सा। आपको भार जहां भी बोले आप क्या कैलकुलेट करोगे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अगर अभिलंब प्रतिक्रिया बल बदलेगा तो भार भी बदलेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, कई बड़े बड़े फॉर्मूले वगैरह का अपने को कोई लेना देना नहीं है। भार निकालना है, दैट मीन्स अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालनी है, ठीक है ना। भार निकालना है मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपको निकालना है, बस इतना निकाल लो। अगर वो वास्तविक है तो वास्तविक है, आभासी है तो आभासी है, कोई टेंशन नहीं लेना। सर आभासी क्या होगा वो मैं बता दूंगा कि भार रियल में mg होता है, जबकि mg की बजाय कुछ और ले लो, mg की बजाय कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स वो आभासी हो गया। तो आभासी भार से अपने को डरना नहीं है, क्या ही डरना, अपने को अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है, वही आभासी भार है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, आप लोगों को बात से समझना है कि ये अपनी लिफ्ट है, ठीक है, ये अपनी लिफ्ट है और ये रुकी हुई है, लिफ्ट है रेस्ट पर, ठीक है ना, लिफ्ट है रेस्ट पर है। ओके, इसके अंदर एक m मास की बॉडी रखी हुई है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये लिफ्ट की जो पेंडा है, लिफ्ट का जो बेस है, लिफ्ट का जो आधार है, वो कितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रहा है ब्लॉक पे, बताइए कितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रहा है ब्लॉक पे। ओके बताइए। ओके तो यहां पर बताइए, सीधा सा आपको नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड पूछा है। लिफ्ट का जो ग्राउंड है, लिफ्ट का जो बेस है, उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है। लिफ्ट रेस्ट पे है और ये ब्लॉक रुका हुआ है, जल्दी से बता दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, सीधा आंसर आना चाहिए। है ना। दूसरा, इसी के पास में एक और बना देते हैं कि सर ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है ए नोट त्वरण से। क्या जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है ए नोट त्वरण से। तो अब ये कितना लगाएगा, बिल्कुल mg, बिल्कुल सही बात है, पहले में mg क्लियर सी बात है। अब कितना लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये बता दीजिए। अब ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रहा है, तो जो अंतर आ जाता है तो यही बोल देते हैं, तो चेंज आ रहा है दैट मीन्स उसको आभासी बोल देते हैं। तो कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा सा बोल देंगे। mg प्लस ma नोट, बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं बोलना चाह रहा था। तो यहां की बात करें तो यहां पर ये ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक रेस्ट में है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला कर दिया, ng और नीचे mg लग रहा है। तो पहले केस में तो सर बात क्लियर हो गई कि ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स। तो पहले में जो भार आया वो mg आया, क्या आया, mg आया। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला गया कि भाई भार बताइए, तो दूसरे क्वेश्चन में अगर आप भार देखो, यानी इसका जो ग्राउंड है वो क्या फोर्स लगाएगा, तो वही मेथड 1 और मेथड 2 दोनों तरीकों से करेंगे। मेथड 1 और मेथड 2 दोनों तरीकों से हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। तो दोनों तरीकों से बात करेंगे। पहला बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। क्या बात करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी लिफ्ट के सापेक्ष। तो लिफ्ट खुद त्वरित है, अगर लिफ्ट त्वरित है तो वो ये अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र हो गया, अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र हो गया तो यहां पर क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। तो चलिए आ जाते हैं, एफबीडी बना लो सर, ये स्मॉल m। ओके, इस पर mg तो लग ही रहा था नीचे की ओर, ऊपर लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड, और कुछ और क्या लगेगा सर, लिफ्ट के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो लिफ्ट का त्वरण कौन सी तरफ है, ऊपर की ओर है ए नोट, लिफ्ट का त्वरण ऊपर की ओर ए नोट है, तो इस पर सूडो फोर्स कौन सी तरफ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, एम ए नोट। फोर्स क्या होता है, मास गुणा में त्वरण, त्वरण किसका, जिसके सापेक्ष पढ़ रहे हो और उसके विपरीत दिशा में लेना है, ठीक है। अच्छा, तो लिफ्ट के सापेक्ष कहीं जा रहा है क्या,
क्या लिफ्ट की इस दीवार को छोड़कर ऊपर नीचे उछल रहा है क्या? नहीं सर, लिफ्ट के तो पैंदे से चिपका हुआ है, लिफ्ट के पैंदे से चिपका हुआ है, इसका मतलब लिफ्ट के सापेक्ष ये स्थिर है। क्या है? लिफ्ट के सापेक्ष ये स्थिर है। ओके, तो लिफ्ट के सापेक्ष ये स्थिर है, तो इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला, तो एनजी बराबर सीधा क्या कर दिया, एम ए नोट प्लस एम जी। यानी कहानी क्लियर आ गई कि नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड इस बार क्या आ जाएगा, एम जी प्लस ए नोट, यानी थोड़ा सा त्वरण जो है वो बढ़ गया, जी प्लस ए नोट आ गया। ये सूडो फोर्स के तरीके से, ये मेथड 1 है। क्या है? मेथड 1। अब अगर मैं बोलूं कि नहीं यार अपने को सूडो फोर्स से काम नहीं करना है, हम लोग चाहते ही नहीं सूडो फोर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, सूडो फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना चाह रहे, तो मेथड 2 से कर लो। उसके अकॉर्डिंग मेथड 2 में हम लोग फिर लिफ्ट को छोड़कर जाएंगे जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में, और जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र अपना सबसे अच्छा कौन सा है? जमीन है, ग्राउंड है, तो आप उससे पढ़ लो। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या? जमीन के सापेक्ष। तो जमीन के सापेक्ष आप बोलोगे कि सर इसका एफबीडी बनाना है, तो नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है एनजी। क्या जमीन के सापेक्ष ये रुका हुआ है? आप बोलोगे नहीं सर, जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है ये ऊपर की ओर ही तो जा रहा है, जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है ये ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब इस पर त्वरण है ऊपर की ओर, कितना? जितना लिफ्ट का है एन ए नोट। तो त्वरण है तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला होगा क्या? नहीं, आप लोग लगाओगे एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए लगाओगे तो एफ नेट होता है वहां पे, बिल्कुल। तो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आप लोग लगा दो कि सर जिस तरफ जा रहा है, तो कौन सी तरफ जा रहा है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर का फोर्स पॉजिटिव, नीचे की ओर का नेगेटिव, बराबर एम ए नोट कर दिया बच्चों। तो सीधा सा ही एन जी जो है वो क्या आ गया, एम जी प्लस ए नोट, एम जी प्लस ए नोट। ये आपके पास कहानी आ जाती है। तो ये है कि आप चाहो तो सूडो फोर्स से कर दो, वरना बिना सूडो फोर्स के करोगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बस बिना सूडो फोर्स के वो चीजें चलती हुई नजर आ जाएगी, है ना, बिना सूडो फोर्स के वो चीजें चलती हुई नजर आ जाएगी। तो निकालना भाई, आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहां कमेंट क्यों कर रहा है? एक्सेलरेशन तो रिलेटिव से आ जाएगा, तो निकाल। 5 बार कमेंट किया, इससे अच्छा निकाल लेता। एक बार कमेंट किया करो यार, ऐसे बार बार करते हो तो मामला गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना। हाँ भाई बोलो। तो इसको आभासी बोलते हैं। तो हमें क्यों फॉर्मूला याद करना? अदरवाइज करना है तो मैं आपको बता दूंगा, वो तो मैं लास्ट में समराइज करूंगा ये चीजों को, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला वाली चीजें कुछ ज्यादा पसंद है तो मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन ये इसका बेस है। इस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर कोई इक्विलिब्रियम में है, मैं रेस्ट से ज्यादा अच्छा शब्द काम में लूं, इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो गया, और त्वरित है तो नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा, ठीक है ना। सूडो फोर्स से पहले वस्तु गतिमान नहीं थी, सूडो फोर्स से पहले वस्तु गतिमान नहीं थी। सेकंड वाला मेथड ज्यादा सही है, हमेशा पढ़ते हैं ना। सेकंड वाले को क्या, मैं आपको बोल देता कि ये ऊपर की ओर जा रहा है भैया, इसका एफबीडी बना के रखो, और लिफ्ट को छोड़ो, मुझे ये बताओ एक रस्सी की तरह इसको बांध के ऊपर लिया जा रहा है। सीधा समझो ना कि ये एम मास का ब्लॉक है, इसको एक रस्सी की तरह ऊपर बांधा और ए नोट से लेके जाया जा रहा है, यही तो कहानी है ना। तो नहीं कर सकते थे क्या? सीधा कर देते कि हां सर जमीन के सापेक्ष बनाना है, ये एम मास का ब्लॉक है, सुनिए, ठीक है ना, ये एम मास का ब्लॉक है, रस्सी में तनाव होता है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा दिया, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? ऊपर लगा दिया। नीचे क्या लगा दिया? mg, नीचे लगा दिया mg। तो त्वरण है ऊपर की ओर a नोट, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। और त्वरण है, बिल्कुल सर ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना, साथ साथ लिफ्ट के साथ जा रहा है, तो इसका त्वरण भी a नोट होगा। क्या हो जाएगा? उसका त्वरण भी a नोट हो जाएगा। तो एनजी ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स बराबर एम ए नोट, ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स बराबर एम ए नोट, ठीक है ना। तो F बराबर एम ए, एन जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए नोट, तो एन जी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए नोट। ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, ये आंसर आपका यहां पर आ जाएगा सीधा सा, ठीक है। हाँ जी बोलिए राहुल जी, पूछिए। क्लियर? हाँ, बहुत अच्छी बात। सूडो फोर्स को याद रखो, मेरे को उसमें ऐतराज कतई नहीं है, हालांकि क्वेश्चन जल्दी होते हैं सूडो फोर्स से। ऐतराज इसको रियल फोर्स वाली फीलिंग देने से है, वो कभी मत देना। क्लियरली ध्यान रखना, ये हमने क्वेश्चन आसान करने के लिए, क्वेश्चन
आसान करने के लिए एक तरीका बनाया है। तो समराइज करें अगर इस बात को, आभासी फोर्स के अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, समराइज करें इस पूरी कहानी को, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ना, ये एम है, ध्यान से सुनना, ये एम है, ये लिफ्ट है, सुन लो समराइज पूरी की पूरी, ये लिफ्ट है, ये रेस्ट पर है, या वी नोट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, रेस्ट पर है या वी नोट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस केस में यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्लियरली किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि ये लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर जा रही है त्वरण a से, तो आसान भाषा में बात की जाए बच्चों, आसान भाषा में अगर हम लोग बात करें तो हम सीधी सी कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि सर ये ब्लॉक m है, बिल्कुल है, इस पर mg नीचे लग रहा है, लग रहा है, और ये ऊपर त्वरण से जा रहा है तो सूडो फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो ma नोट, सीधा सा mg भी नीचे की ओर, ma नोट भी नीचे की ओर, तो ऊपर लगने वाला आभासी भार या ng जो है वो कितना आ जाएगा, तो सर वो mg n mg प्लस a नोट आ जाएगा। अच्छा, अगर ये लिफ्ट है, अगर ये लिफ्ट है और ये नीचे की ओर आ रही है त्वरण से, नीचे की ओर आ रही है ए नोट त्वरण से, क्या आ रही है, नीचे की ओर आ रही है त्वरण, ध्यान से सुनना, नीचे की ओर आ रही है, तो आप क्या लिखोगे कि सर mg नीचे लग ही रहा है, सूडो फोर्स तो त्वरण के विपरीत दिशा में लगता है, तो इस बार सूडो फोर्स इधर लगेगा। अच्छा, और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड भी ऊपर की ओर लग रहा है, वो तो लगेगा ही लगेगा, तो इस बार ऊपर ये दोनों लग रहे हैं, नीचे ये लग रहा है, तो एनजी प्लस ma नोट, ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये समराइज है, पूरा समरी है कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की बात की जाए तो mg माइनस ma नोट होगा, mg माइनस ma नोट होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है नीचे आ रही है लिफ्ट तो कम होगा, तो नीचे आता है तो भार क्या होता है आपका, कम होता है, कम फील होता है, ऊपर जाती है तो भार बढ़ता हुआ फील होता है, तो mg प्लस ma। लेकिन त्वरण के साथ, हां, नॉर्मल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक समान चाल से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, भार क्या रहता है, नियत रहता है, एनजी बराबर आपको mg ही फील होगा। ठीक है ना, हां बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बिल्कुल ओके। तो ये बातें हमें समझनी है कि अगर नियमित एक समान वेग है, उससे ऊपर जाए या नीचे जाए, नॉर्मल रिएक्शन वही रखता है, लेकिन अगर त्वरण के साथ ऊपर जाए तो आपका एनजी बराबर क्या हो जाएगा, mg प्लस a नोट हो जाएगा। ठीक है, और अगर त्वरण के साथ नीचे आए तो भाई mg नीचे है ही, त्वरण नीचे तो सूडो फोर्स ऊपर लग गया, ऊपर लग गया तो mg के विरोध में लग गया ना, mg नीचे सूडो फोर्स ऊपर, तो mg के विरोध में लग गया ना, तो mg माइनस ma नोट होता है। और इसका सबसे सही एग्जाम्पल है वो आपका साइकिल वाला झूला, जो बड़ा सा होता है ना, जिसको डोलर झूला बोलते हैं, ऐसे बड़ा सा, देख सब लोग झूले उस पे, ये मतलब जैसे ये बहुत बड़ा सा झूला होता है, वहां पर जब आप उस पे झूलते हो तो सब लोगों ने यहां मतलब आपके स्टोमक में एक चीज फील की होगी, अगर सब लोगों ने वहां पे झूले हैं तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल है इसको रिप्रेजेंट करने का। पहले बताओ, झूले हो सब लोग उस पे, हैं? हाँ, तो क्या होता है जब वो झूले पर आप झूलते हो ना, तो जब वो झूले पर नीचे से ऊपर जाते हो, नीचे से ऊपर यानी जब आपका त्वरण ऊपर की ओर होता है, तो यहां आपको ऐसे थोड़ा सा वेट वेट सा फील होता है, ऐसे मतलब यहां जो स्टोमक वाला हिस्सा है आपको, वो क्या होता है कि ऐसे मतलब आपको नीचे की ओर डिस्प्लेस सा फील होता है, आपको लग रहा है कि इसको कोई नीचे की ओर खींच रहा है, ऐसा ही यहां पे अगर आपने कभी फील किया है तो ऐसा होता है। और जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो, ऊपर से नीचे आ रहे होते हो, तो क्या होता है कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो तो यहां पर क्या होता है कि ये वाला पोर्शन ऊपर की ओर जाता हुआ दिखता है, यहां से मतलब ये ऐसा फील होता है कि आपका ऐसे ऊपर की ओर कोई खींच रहा है, और बहुत हल्का हल्का सा फील होता है। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो बहुत ही हल्का हल्का सा फील होता है, तो यही चीज है। ठीक है ना, तो यही बात जो है वो अपने को देखनी है। तो जब त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है तो आपका क्या हो जाएगा, mg प्लस a नोट, और त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही है यानी आपको
त्वरण की दिशा देखनी है, जाने आने की दिशा नहीं, केवल त्वरण की दिशा देखनी है। तो त्वरण की दिशा जब देखोगे तो आपको mg माइनस ma नोट लगेगा। और यदि इसका स्पेशल केस, यदि a नोट का मान g हो जाए, यानी फ्री फॉल हो जाए, मुक्त रूप से गिरे, कौन? लिफ्ट। आप एक ऐसी लिफ्ट में हो और लिफ्ट की डोरियां काट दी गई है, आप एक लिफ्ट में हो और लिफ्ट की डोरियां जो है वो काट दी गई है, यानी लिफ्ट का जो है वो त्वरण जी से नीचे गिर रही है। अगर लिफ्ट भी जी त्वरण से गिरेगी तो आपको वेटलेसनेस, भारहीनता का अनुभव होगा। उस समय पर आपका एनजी नॉर्मल रिएक्शन नीचे एमजी और माइनस ma नोट करोगे तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा, और उसको भारहीनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारहीनता। यानी आपको भारहीनता का अनुभव होगा, आपको लगेगा कि आप एकदम हल्के हो गए हो ना, एकदम हल्के हो गए हो, आराम से उड़ने वाले हो गए हो, इसको बोलते हैं भारहीनता। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप उस लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हो तो यहां पर बहुत हल्का हल्का सा फील होता है। यहां पर फील होने का मतलब यहां का जो फैट है वो थोड़ा सा इजी टू डिस्प्लेस टाइप का होता है, अपने को पता है, बाकी जो मसल्स है वो नहीं होती। यहां कई लोगों के तो बहुत इजी टू डिस्प्लेस होता है आराम से, ऐसे तो मतलब वो तो उनको तो बहुत ही ज्यादा फील होता है। तो यहां वाला जो पोर्शन है वो ऐसे फील होता है। तो उस समय पर जब आप फ्री फॉल कर रहे हो, फ्री फॉल कर रहे हो यानी मुक्त रूप से लिफ्ट गिर रही है और उस लिफ्ट में आप हो, तो आपको कुछ भी, आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या लगेगा बच्चों? 0 लगेगा। यानी लिफ्ट आप पर शून्य बल लगा रही है, आप भी आसमान में आराम से गिर रहे हो। तो उस समय अगर आपके पैरों के नीचे कोई वेइंग मशीन लिख दी जाए, रख दी जाए, भार मापने वाली मशीन रख दी जाए, तो उसका पाठ्यांक 0 होगा। क्लियर सा? ये बातें क्लियर है? तो तीनों कंडीशंस क्लियर है आपके दिमाग में? हां ना बोलो भैया, सीधा सा सूत्र लगा दोगे? हां। अगर नीचे आते टाइम ए नोट की वैल्यू जी से बड़ी हो जाएगी तो ये ऊपर जाके टकरा जाएगा। बच्चा पूछ रहा है कि सर ए नोट की वैल्यू जी से बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? तो फिर ये ऊपर वाली दीवार पे जाके टकराएगा, है ना? ये फिर ऊपर वाली दीवार पे जाके टकरा जाएगा, है ना? चलिए, तो ये 3 कंडीशन है। आपको जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला, लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? यहां पर 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ, 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बताओ कितना है? पहला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं इसलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए। यही 4 kg है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये 4 kg है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 8 - 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, तीनों कंडीशन में आपको नॉर्मल की वैल्यू बतानी है कि क्या लग रहा है नॉर्मल, क्या फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल पंकज, त्वरण की दिशा के विपरीत लेना है अपने को। पहले की कहानी सबने बता दी कि साहब जी पहले में वेग है, पहले में वेग है, नियत वेग है, नियत वेग है। तो पहले में वेग नियत है तो पहली कंडीशन में त्वरण अपना 0 है। पहली कंडीशन में त्वरण जो है वो अपना क्या है? 0। और 0 त्वरण है तो नॉर्मल रिएक्शन सीधा किसके बराबर होगा? mg के। यानी आंसर आ जाएगा 4g लिख दो या 40 न्यूटन लिख दो, अगर पूरा लिखना है तो 40 न्यूटन लिख दो। यही आएगा ना, 4g यानी 40 न्यूटन। 4g यानी क्या लिख दोगे? 40 न्यूटन। बोलिए हाँ ना। पहले में नॉर्मल रिएक्शन बताना है आपको, तो सीधा सा ही हो जाएगा ना, 4g यानी 40 न्यूटन। बोलिए क्यों? क्योंकि सर पहले में कोई बल पहले में कोई त्वरण है ही नहीं। जब त्वरण नहीं है तो mg ऐसे। दूसरे में त्वरण ऊपर की ओर है, तो आपको मैंने समझाया था कि जब ऊपर की ओर त्वरण होता है तो इस बॉडी पर mg भी नीचे, सूडो फोर्स भी नीचे, ma0 भी नीचे। तो जो नेट n आपको निकालना है वो किसके बराबर हो जाता है?
mg प्लस ma नोट। किसके बराबर? त्वरण ऊपर की ओर है तो mg प्लस ma नोट। तो mg प्लस ma नोट करोगे बच्चों तो n बराबर mg कितना आ जाएगा 4, g की जगह 10 और ma नोट कितना 4 और त्वरण कितना है 2। तो सब बच्चों ने आंसर इसका किया ही है सही, 48 न्यूटन। कितना? 48 न्यूटन। यही आंसर किया है ना सबने, 48 न्यूटन। अब आता है तीसरे वाला। तो तीसरे वाले के बारे में क्या ख्यालात है? तीसरा क्या कहना चाह रहा है भाई बताइए, तीसरे का आंसर दीजिए। तीसरे का आंसर जो है वो मुझे जानना है कि थर्ड का आंसर आप लोग क्या दोगे। थर्टी 2 और 48 और 40। थर्ड वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? आप बोलोगे नहीं, वेलोसिटी टाइम के साथ डिपेंडेंट आ रही है बच्चों। तो वेलोसिटी देने से वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना हो जाती है ना यार, वेलोसिटी तो बदल रही है, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग है। तो सबसे पहले तो त्वरण निकालेंगे, तो त्वरण के लिए आप dv बाई dt कर दो, कर दिया dv बाई dt। तो इस वेग का अगर अवकलन करोगे तो आपका त्वरण आ गया -2 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर इस माइनस का मतलब क्या है? तो सर इस माइनस का मतलब है जिधर आपने त्वरण लिया है, जिधर आपने वेग ले रखा है उसके विरोध में त्वरण। ये माइनस जो है वो दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेग है उसके विरोध में त्वरण। तो लिफ्ट भले ही ऊपर जा रही है, इसका त्वरण जो है बच्चों वो क्या आया? नीचे की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? नीचे की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा पॉसिबल तो है ना, कई लोगों के दिमाग में ये भी नहीं बैठेगा ऐसे कैसे पॉसिबल है सर कि लिफ्ट ऊपर जा रही है और त्वरण नीचे। अरे जब किसी चीज का वेग धीरे धीरे कम होता है, किसी चीज का वेग धीरे धीरे कम होता है तो बताया था ना कि त्वरण उसके विरोध में होता है। त्वरण क्या है? उसके विरोध में है। या फिर सीधा बोल सकते हैं कि सर वेग ऊपर है, उस पर मंदन लग रहा है, ब्रेक लग रहा है, तो उस ब्रेक की दिशा क्या है? तो त्वरण नीचे। तो इस क्वेश्चन का मेन जो फ्रेम पॉइंट था, आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन जो था वो यही पहचानना था। और बहुत खुशी हुई कि काफी बच्चों ने यह बात पहचान ली कि तीसरे क्वेश्चन में मंदन है। कितना? नीचे की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। लिफ्ट भले ही ऊपर जाए लेकिन त्वरण की दिशा नीचे की ओर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर त्वरण की दिशा नीचे की ओर है तो ये m, इस पर mg नीचे, बाकी त्वरण की दिशा नीचे की ओर है तो सूडो फोर्स तो ऊपर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। तो इसके लिए आपने बताया है mg माइनस ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mg माइनस ma हो जाएगा। बिल्कुल mg माइनस ma हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ये 40 माइनस 8 ये आपका 32 न्यूटन आ जाएगा। तो ये चीजें समझनी है बेटा, है ना। कोई चीज ऊपर जा रही है तो वेग नहीं, हमें जो है तो यहां पर वेग की दिशा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो तीनों कंडीशंस आप लोग लिखो तो इसमें लिख देना वी ओनली कंसिडर, किसकी बात करेंगे? केवल और केवल त्वरण की दिशा की बात करेंगे। केवल और केवल त्वरण की दिशा की बात की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ त्वरण की बात करो कि कौन सी तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इस पर थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है मंदन के साथ तो जो आभासी भार है वो, ठीक है ना, यही क्वेश्चन इसमें बना देते हैं कि यदि कोई लिफ्ट मंदन के साथ ऊपर की ओर गतिशील है, तो उसमें खड़े व्यक्ति का आभासी भार उसमें खड़े व्यक्ति का आभासी भार बराबर होगा, n से बड़ा होगा या छोटा होगा
या कांट से बता नहीं सकते। चलिए बताइए, यदि कोई लिफ्ट मंदन के साथ ऊपर की ओर गतिशील है तो कहां बोला है भाई? जो टाइम पर डिपेंडेंट होता है वो कैसे नियत हो जाता है? चलो नियत मान क्या है फिर? अगर वेग का मान नियत है तो क्या लोगे? यहां पर क्या है मान इसका? टाइम दे रखा है ना, तो टाइम के साथ बदल रहा है, जो चीज बदल रही है वो नियत थोड़ी होती है। टी बराबर 0 रखोगे तो 8 आएगा, टी बराबर 1 रखोगे तो 6 आएगा, टी बराबर 2 रखोगे तो 4 आएगा। ऐसे धीरे 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 वेग कम हो रहा है ना, तो नियत कहां है? हाँ भाई, तो कोई चीज ऊपर की ओर जा रही है, ये देखकर दिमाग में ये मत बिठा लेना कि हाँ भाई सूडो फोर्स नीचे की ओर लगेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, यानी उसका वेग ऊपर की ओर है, लेकिन मंथन के साथ जा रही है, मंथन के साथ जा रही है, इसका मतलब इसका त्वरण नीचे की ओर है। इसका मतलब इसका त्वरण क्या है? नीचे की ओर है। ये बात समझनी है, ये बातें ही इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको दिशा में केवल और केवल इंटरेस्ट होना चाहिए। किसकी दिशा में? त्वरण की दिशा में। किसकी दिशा में? त्वरण की दिशा में। तो भाई सीधी सी बात है, ये m है, mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, लेकिन त्वरण नीचे है लिफ्ट का, त्वरण नीचे है तो ऊपर ma लगेगा और ऊपर ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg माइनस ma हो जाएगा, mg माइनस ma हो जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन mg से थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। mg से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये बातें जो है वो आपको समझनी है भाई। तो थर्ड वाला आंसर करेंगे कि भाई जब नीचे की ओर आती है लिफ्ट तो सूडो फोर्स के कारण, आप ऐसा मतलब लिख दो मैथमेटिकली, या फिर सीधा याद रखो कि लिफ्ट जब नीचे की ओर त्वरित है तो उसका भार कम होता है। नीचे की ओर त्वरित है तो उसका भार कम लगेगा। तो सर जा तो ऊपर की ओर रही थी, अरे वेग ऊपर की ओर था ना, त्वरण कौन सी दिशा में वो निकालो। तो कहने का मतलब आप लोग जब ये तीनों चीजें लिखो तो नोट्स में यहां पे क्लियरली एक लाइन जोड़ देना, यहां पर केवल त्वरण की दिशा देखनी है, गति या वेग की दिशा नहीं, त्वरण की दिशा के बारे में बात करेंगे तो ये कहानी अपनी पूरी की पूरी सही होगी बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला, कि सर त्वरण नीचे की ओर है, इसका मतलब जब त्वरण नीचे की ओर है तो इसका मतलब बात सही है, थोड़ा सा भार कम लगेगा। हाँ ना? बोलो भैया, क्लियर है? क्लियर है ना कहानी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी। ओके, तो ऐसे हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे, कल थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि आप बनाओ मोहित, उसलिए वो तो आपके लिए है ना। आप क्या करोगे फिर? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल क्लियर करेंगे आगे से। ओके, तो ये आपका कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। सूडो फोर्स के कल 2-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू सो मच।